नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं धीरेन्द्र दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं दूरदृष्टि के प्रोग्राम ये हम कहाँ जा रहे हैं बात दिल की। हमने नॉर्मली आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा अलग हटके है, थोड़ा रहस्यमयी है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप ख्वाब में पहुंच जाते हैं या ध्यान में इस मुद्रा तक पहुंच जाते हैं कि आपको दुनिया की जानकारी नहीं होती है। इसे हिप्नोसिस कहा जाता है। बहुत रहस्यमयी जितना ये है उतना ही बहुत आवश्यक भी है। इसके माध्यम से बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और बहुत सारी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। क्या होता है हिप्नोसिस, किस तरीके से काम करता है, इसी चीज को जानने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर सुरभि शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको बताते चले, डॉक्टर सुरभि शर्मा जी जो है वो रेकी में भी मास्टर हैं, इसके अलावा हीलिंग में भी मास्टरी ली हुई है और ज्योतिष में अंक ज्योतिष भी, आप सब अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी सब। तो सबसे पहले ये हिप्नोसिस क्या होता है? देखिए, हिप्नोसिस एक ऐसा टर्म है जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन की विद्या, मतलब कि एक सब्जेक्ट को समझने की विद्या है, एक माइंड की स्टडी है। और गहराई की जब हम माइंड की बात करते हैं उसमें जाके जब हीलिंग होती है तो उसका असर क्या होता है, इसकी ये पूरी एक विधा है, एक विद्या है जिससे हम बहुत कुछ अच्छे काम करते हैं। मैं इसको थेरेपीज में यूज करती हूँ। अक्सर लोग इसको स्टेज हिप्नोसिस में यूज करते हैं। आपने देखा होगा जादूगर लोग इसको जो हिप्नोसिस करते हैं उससे ये थोड़ा फर्क है। ये इफेक्टिव होता है बहुत ही ज्यादा, जहाँ पे व्यक्ति के मन, चेतना से अवचेतन मन में जाके मैसेजेस दिए जाते हैं जो उसकी चाह है उस व्यक्ति की, उसको पूर्ण करने की। तो एक सिस्टम है ये हिप्नोसिस को, जो दूसरी भाषा में कहते हैं सम्मोहन। जी जी, इसका शब्द सुनते ही अगर कहें तो मोस्टली लोग थोड़ा डर जाते हैं कि भैया कहीं हमें वशीभूत ना कर लें, हमारे आप वो कर लें। तो इसको लेके आपने कहा कि आजकल अगर मैं भारत में अगर बात करूं या अधिकांश जगहों पर देखूं तो इसे केवल स्टेज शो बन के रह गया है कि लोग जादूगर टाइप के बुक किए जा रहे हैं। ये जादू है या फिर इसके माध्यम से लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है? क्योंकि अपने यहाँ कहीं ना कहीं सम्मोहन की बात अगर करी जाती है तो सम्मोहन या मोहिनी विद्या कहा जाता है, वो कृष्ण जी के समय से भी माना जाता है मोहिनी विद्या। तो ये है क्या एक्चुअल में? अगर मैं कहूँ ये केवल एक खेल की चीज है या एक विज्ञान है? देखिए, पूरी साइंस है। जहां पे हम कहते हैं ना कि हम स्टडी ऑफ माइंड इज ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, उसको समझना अभी तो कोई भी नहीं समझ पाया है पूर्ण रूप से। रिसर्चर्स आफ्टर रिसर्चर्स चल रही हैं, पर डेफिनेटली ये सिर्फ स्टेज हिप्नोसिस ही नहीं है, उसका एक प्रयोग है। एक मतलब एक तरीके का प्रयोग जो वो करते हैं कि व्यक्ति सम्मोहन में आ जाता है फॉर सम टाइम, लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। मतलब जब थेरेपीज की जाती है वो पूरे होश हवास में होते हैं, लेकिन ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति को लेके जाया जाता है जिसमें जो वो चाह रहे हैं वो इजीली टैप हो जाता है, उनके अंदर प्रवेश हो जाती है वो बात जो कि वो स्वयं अपने से नहीं कर पा रहे और उनकी बहुत सारे काम नहीं हो रहे हैं। तो उसको थेरेपिस्ट इस तरह से उनको मदद करता है। उसमें कोई भी थेरेपिस्ट अपनी बात बिल्कुल भी नहीं रखता। स्वयं के एग्जिस्टेंस उसका इतना ही है कि वो उस अवस्था में लेके जाए उस व्यक्ति को जिसमें उसी की बात उसके मन में गहराई से डाल दी, और फिर वो धीरे धीरे एक प्लांट की तरह, जैसे होता है ना, बीज बो दिया, अब वो वृक्ष निकलना ही निकलना है। तो बिल्कुल वैसे ही जो वो चाह रहा है उसका बीज हम बो देते हैं, और फिर वही वाला बीज जो उसकी चाह है, मान लीजिए भाई आपने कहा रोज, आपने कहा आम का बीज बो, तो वही वाले फल उसको खाने हैं, वही फल उसको प्राप्त हो। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आप एस्ट्रोलॉजी में भी आपकी मास्टरी है, अंक ज्योतिष में भी आपकी मास्टरी है, रेकी में भी है, टैरो कार्ड रीडिंग में भी है,
और अगर मैं बात करूँ कहते हैं हिप्नोसिस में भी, इन सभी में मास्टरी है। ये सब अलग अलग विद्याएं हासिल करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा आपका? देखिए, बचपन से ही हम एक ऐसे परिवार में पले बड़े हुए जो पूर्णतः बहुत ज़्यादा पूजा पाठी रहा है, और बहुत ज़्यादा माता पिता का जो था ध्यान वो पढ़ाई में, वो खुद भी स्वयं बहुत ज्ञाता थे हर चीज़ के। तो बचपन से कुछ ना कुछ पैसिव स्टडी होती है, फिर धीरे धीरे हमारे कुछ प्रश्न होते हैं जिनको हम खुद जानना चाहते हैं, और वहाँ से हम कि मंत्र की क्या अवस्थाएं होती है, मंत्र कैसे इफेक्ट करे, क्योंकि हम पहले मंत्र में ही प्रवेश किए थे, है ना। और उसके बाद में जिज्ञासा बढ़ती गई, हीलिंग में आ गए, रेकी हीलिंग में आ गए। उसमें जब चमत्कार होने लगे तो चीज़ें धीरे धीरे से और सब्जेक्ट्स को साधने लगी, और फिर जब अपनी समस्याओं को उनसे ठीक किया, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, बिल्कुल मैं 30-35 वर्ष के पहले की बात कहूँगी। उस वक्त तो आपको जो भी करना है स्वयं करना है। बहुत सारी किताबें, पुस्तकालय भी ऐसे वाले ये कहते हैं ना, बुक हाउसेस भी नहीं होते थे, पर आपको जो करना है अपने में साध के करना है। तो वो करते करते ऐसा लगा, जब मुझे इतना अच्छा लगा है और पूरे हमारे परिवार में भी लोग सोशल फील्ड में ज़्यादा काम करते थे, दूसरों की मदद, तो वो तो इम्बाइब था। तो ऐसे करके फिर हम हीलिंग के क्षेत्र में आए कि भाई हमसे भी कुछ हो सके तो हम करें लोगों के लिए काम। कुछ तो दायित्व है ना, जन्म लिया है तो अपने लिए ही नहीं, सिर्फ हमारे दायित्व समाज के लिए भी है। तो हीलिंग केवल अगर मैं कहूँ ये जो ज्योतिष से भी हीलिंग होती है, या केवल हीलिंग जो होती है वो आपका रेकी और अन्य विधाओं से, किन किन विधाओं से अगर मैं कहूँ, कौन कौन सी विधाओं से हम रेकी कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं? जी देखिए, जब ईश्वर ने आपको पैदा किया और ये यूनिवर्स हमारा है, इसमें सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, और वो अलग अलग विद्याओं से हम जानने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो ये सारी विद्याएं वो ही हैं, पर मार्ग एक ही है। आप चाहे मंत्र ले लो, चाहे हीलिंग ले लो, जो भी चीज है वो वाइब्रेटरी है। अल्टीमेटली वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहिए। उस हर आपकी मैनिफेस्टेशन का या आपकी जो भी आप चाहते हो उसकी एक फील्ड है, उसकी वाइब्रेशन है। अगर हम उस व्यक्ति को उस वाइब्रेशन पे ले आते हैं, उसके काम सिद्ध होने लगते हैं उसकी। तो वो हम हीलिंग से करते हैं। जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो एस्ट्रोलॉजी आपका रोड मैप है इस लाइफ में। आपके, मैं कहूँगी, कहते हैं ना आजकल वो GPS सिस्टम लगाते हैं कि आप किधर चल रहे हो, कैसे चलना चाहिए, फिर वो बताता है कि यहाँ पे भीड़ है तो ऐसे बच के निकल लो। तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि भाई आपकी महादशा चल रही है, अब अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, ये सब चल रही हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ा सा अपना बचाव कर लो, है ना। तो ये माध्यम है। लेकिन जब उसको आपने वाच लिया, आपको समझ में आ गया कि इस जंक्शन पे ये जो भी ग्रह हैं मिल रहे हैं, है ना, तो मेरा या तो भला होने वाला है, ये भी पता लगता है, या वो इवेंट मेरे लिए निगेटिव होगा, वो भी पता लग रहा है। अब जब पता लगा तो भय की बात नहीं है, हमें निवारण की बात देखनी है। अगर जागरूक हो जाते हैं तो निवारण संभव होता है। तो वो जागरूकता, वो निवारण के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। अब उसमें पूजा पद्धति है, मंत्र पद्धति भी है ना, और उसमें हीलिंग पद्धति भी है। तो ये सारी पद्धति, उसमें हिप्नोसिस भी है। अब आप किससे भी, जो भी आप अप्रोच करते हो या जो आपकी मंशा है, अब आपकी कोई भी मंशा है, अब मैं जबरदस्ती उसको दूसरी मंशा पे लेके जाऊं, नहीं आप इससे हील हो, तो आप चाह रहे हो नहीं हम उससे नहीं हील होना चाहते, हम तो इसी से हील होना चाहते। तो जो मन का विश्वास है, हम वहीं पे उस व्यक्ति को वही विद्या से साधते हैं। एक चीज, आप जब इसमें आए तो सबसे पहले आपने कौन सी विद्या हासिल करी? मैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं मंत्र साधना में आई, और मेरे अपने मंत्र साधना के तहत बहुत ज्यादा अनुभव हुए। शुरू में मेरी जर्नी तो बचपन से ही मैं कहूँगी, लेकिन जब मुझे होश आया तो 17-18 वर्ष की थी मैं, तब मैंने इसमें गूढ़ता से प्रवेश किया, जिसमें मैंने उस वक्त हठ योगा का भी मेरे ऊपर प्रयोग मेरे गुरुजी ने बताया। तो उस वक्त मैंने
पानी में रह के साधना की, मतलब इतने पानी में रह के मुझे साधना करनी होती थी और मैं फॉलो करती थी। मुझे लगता था कि मैं जानूं कि जब मैं पानी में रह के साधना करूंगी इतने महीने, इतने घंटे हर दिन, तो उसका नतीजा क्या होगा। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही करूंगी। बच्चे थे तो एक क्यूरियोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है बच्चों में, और तो मैंने किया। फिर गुरुजी कहते थे हाथ योग होता है, एक पैर से भी खड़े होकर साधना करते हैं, अग्नि पे भी चल के साधना करते हैं। तो तीव्रता बढ़ती गई, चीजों पे आगे बढ़ते गए, और कभी कभी बहुत सटीक एक्सपीरियंसेस होते थे और कभी कभी नहीं भी होते थे। और जो नहीं होते थे वो फिर मेरे को क्यूरियोसिटी देते थे, यहाँ पे मैं फेल कैसे हो गई, या इसने क्यों नहीं असर दिया मुझे। तो फिर आप दुनिया में ढूंढने लगते हो चीजें, और फिर वही चीजें आपके पास आने लगती। तो मैं बहुत भाग्यवान रही इस पूरे अपनी जर्नी में, जो मेरी आध्यात्मिक जर्नी है, कि मुझे गुरु सर्वश्रेष्ठ मिले। जो तो सभी गुरु हैं, आजकल मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, सबको धन्यवाद करती हूँ कि सब अपने अपनी फील्ड को इतना संभाले हुए हैं, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन मैं अपनी अगर स्वयं बात करूँ, यहाँ बरेली रहकर मुझे इतना बड़ा एक्सपोजर मिला, और पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े गुरु मेरे अलग अलग फील्ड के मेरे लिए आए, तो मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस करती हूँ। अभी आपने पहले अभी बताया आपने मंत्रों का ज्ञान लिया, अभी इस पे मैं थोड़ा और आके, उसके बाद आपने कौन किस चीज का ज्ञान हासिल? मैंने सबसे पहले फिर हीलिंग, रेकी एनर्जी, रेकी की पहला फर्स्ट एंड सेकंड लेवल सीखा। और पहले ना कोई लिटरेचर नहीं दिया जाता था, बहुत सिंपल होता था। तो हम आपको बहुत मजेदार किस्सा बता रहे हैं कि जब मैंने सबसे पहले रेकी ली, वो साउथ इंडियन हमारे गुरु थे, तो उनसे लिया और हम चले आए। ना तो फोन होते थे, ना हमने गुरुजी का फोन लिया, ना और वो हमारा फोन लिए, हमने आ गए। फिर हमें कुछ नहीं पता हमने करा क्या है, पर हमें इतना लग रहा था कि मैं खुश हूँ, मैं थकी नहीं हूँ। मुझे 2 दिन एक अजीब सी एनर्जी ना, फिल्ड कहते हैं, वो महसूस हुई। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उस फील्ड में ना तो इतना नॉलेज थी, क्योंकि सीक्रेट एनर्जीज हैं हमारे इंडिया में आई थी, तब एक्सपोजर हो रहा था, तो बुक्स भी नहीं थी, 2-4 मास्टर्स थे। धीरे धीरे हम सुप्त अवस्था में उसमें आ गए। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, किसी बच्ची को जरूरत पड़ी हीलिंग की, उसको थोड़ा सा एक हाथ में कहेंगे कि उसका हाथ ना थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था। तो मैंने बड़े डरते डरते उनके माँ बाप से कहा कि मैंने कुछ सीखा है, क्या मैं इस पे हाथ लगा सकती हूँ? जस्ट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ कंपैशन, मैंने उसको 3 दिन हीलिंग दी हाथ पे, और फिर वो चौथे दिन वो ठीक हो गई। जो बिल उसका उस वक्त बन रहा था 17-18 हजार उस समय में, और वो सिंपल से बहुत ग्रेड 4 एम्प्लॉई थी। तो मैंने तो सहजता से किया, पर उसका असर इतना बवंडर देख के मुझे लगा मैंने कुछ एक बढ़िया विद्या ली है भाई, जागो। और उस एपिसोड से मैं जागी, और फिर जो मैं मुड़ के नहीं देखा। और आज मैं अपने विद्यार्थियों को बोलती हूँ कि भाई छोड़ना एक दिन भी नहीं है, ये गलती मैंने कर दी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके घर वालों ने कहा हो कि क्या ये करने लगे हो, क्योंकि सम्मोहन को लेके कई सारे भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो उसको लेके कभी घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि उस वक्त पूजा पद्धति एक बहुत महत्व रखती है, और आज भी रखती है, और मेरे दिल के बहुत करीब भी है। तो मेरी माता और पिता को समझ में तो नहीं आता था, और वो चूंकि इतना ज्यादा पूजा पद्धति में थे, मेरी माता संस्कृत की एक कहते ना महा विदुषी महिला थी, और उन्होंने संस्कृत की कई पुस्तकें भी लिखी। पूजा पाठ में वो बिल्कुल बहुत ही कहते हैं, सब पंडित उनको नतमस्तक होके झुकते थे, शंकराचार्य ने उनको ऑनर किया है। तो ऐसे स्टेज पर उनको लगता था ये रेकी क्या है, तो तुम क्या सीख लिया है, आता था प्रश्न उनके मन में। पर मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे लगता है कि एकला चलो, मुझे शायद अभी अकेले ही चलना है इस मार्ग पे, क्योंकि मुझे रिजल्ट दिख रहे थे।
तो मैंने कहा जब मैं प्रूव करूंगी तो शायद इनको एक दिन पता लगेगा। फिर अभी मैं किसी को ना दे नहीं सकती थी दीक्षा, क्योंकि वो एक लेवल अलग होता है, अभी मैं वहां पहुंची नहीं थी। तो मैं मेरे एक्सपेरिमेंट शुरू में सिर्फ रेकी देना, हील करना, ऐसी जो भी मांग लेता था, हाथ रखा और हीलिंग करी, वो ठीक हो रहा था। मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस गैदर किए। मैंने सोच लिया था मुझे अब मास्टर करना है, मैंने मास्टरशिप करी। फिर सबसे पहले मैंने अपनी माँ को सिखाया। जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मेरी माँ इतना पढ़ी लिखी थी, चक्रास उनको ऐसे मुंह जवानी याद थे, हर चीज उनको ऐसे मुंह जवानी याद थी, उनको श्लोकास ऐसे याद थे, है ना। तो जब उनका शक्तिपात हुआ तो उस दिन माता के आंसू आते, बोले आज तक मैं पढ़ती आ रही थी और आज मैंने उन चक्रास को फील किया, ये डिफरेंस है। इसी चीज में इस चीज को हूँ, डॉक्टर सुरभि शर्मा से, एक डॉक्टर से आज आप बन गई हैं गुरु माता। ये तो लोगों का प्यार है। तो आज आप मानते हैं कि क्या जो लोग कहते हैं आप उस पोजीशन पे भी पहुंच गए हैं? मुझे ऐसा लगता है हर दिन मेरे लिए नया है। मैं अपने आप को समाप्त कर चुकी हूँ। ये लोगों का प्यार है जो भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि जो उसने मुझे काम दिया है वो सतत मैं करती रहूं, और जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं तो उसको फेस करूं अच्छे से और कहूं कि आपका काम मैंने कर दिया। तो इसलिए मैं कहीं नहीं सोचती मैं क्या हूं। शायद धीरे धीरे और मेरे अंदर कहते हैं ना अपने को गलाने की प्रवृत्ति आई। मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं अपने बारे में कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, है ना। मैं चाहती हूँ कि मैं सतत वो काम करती रहूं, पर मेरे जो विद्यार्थी हैं वो शायद बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए अच्छा चलिए, एक मायका पक्ष होता है, यानी आपकी माता पिता ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आफ्टर मैरिज ये कई सारी चीजें आती हैं। ऑब्जेक्शन वो होता है कि पति या फिर ससुराल पक्ष से अगर मैं बात करूं, और खासतौर पे अगर मैं बात करूं मोहिनी विद्या या सम्मोहन के बारे में, तो उसको लेके कई सारी चीजें वो होती हैं कि भैया जादू टोना करती है या इस तरीके की चीजें। क्या इस तरीके की चीजें भी आपने फेस की हैं? देखिए घर में तो मैंने फेस नहीं करी, पर आसपास मतलब समाज में ये था कि हाँ ये करती क्या है, ये बात उठती थी। लोग डाउट करते थे उस टाइम पर, क्योंकि मेरे पास कभी भी लोग आ जाते थे, कभी कभी एम्बुलेंस से भी आ जाते थे, रात में भी आ जाते थे। तो मेरे आसपास वाले लोग थे, उनको ये लगता था ये करते क्या है, ज़्यादा मेरे पास समय नहीं होता था सबसे बात करने का, ये करती क्या है, इनके पास तो पता नहीं लोग ही आते रहते हैं, ये करती क्या है, कुछ तो ऐसा अजीब करती हैं। तो वो अजीब तो सबसे पहले जाता है। तो मैं जब बाहर निकलती थी तो मुझे लगता था कि आंखें जो है मेरी तरफ बड़ी अजीब अजीब नजरों से देख रही है, लेकिन मैं शांत रहती थी। मैंने कहा एक दिन ईश्वर सबको बताएगा, क्योंकि मैं ही क्यों बताऊं, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं रहेगा। तो सबको जैसे जैसे हैं मैंने वैसे ही एक्सेप्ट किया। मैंने कभी कोई किसी को चैलेंज थ्रो नहीं किया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, ससुराल में कहीं नहीं। बस समाज में थोड़ा ये होता था कि क्योंकि बहुत हमारा बरेली वैसे भी थोड़ा सा उस वक्त के है तो और भी नॉलेज नहीं थी, अभी लोग पढ़ते नहीं। अभी अब थोड़ा सा जो टीवी और ये सब अब हर हाथ में मोबाइल है, तो थोड़ा सा नॉलेज आ रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनको पता है रेकी क्या है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता है हिप्नोसिस क्या है। ऐसा अब के दौर में हो गया, पर ये वाला फेज मैंने झेला है। और मैं एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा आपको बहुत वाकया बताती हूँ कि मेरे पास लोग आते थे, तो कभी कभी कॉलोनी के बाहर रिक्शे वाले होते थे, तो लंबा रास्ता है तो बुजुर्ग लोग को रिक्शे से आते थे। तो एक बार एक रिक्शे वाला किसी को ड्रॉप कर गया यहाँ पे, तो वो मेरे पास आई। मैंने कहा आपने अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है, अब क्या है क्या नहीं। बोले मैं बाहर ना एक बोल रही थी भैया मेरे बहुत दर्द रहता है पेट में। तो एक रिक्शे वाला बोला अरे मैं एक को जानता हूँ, मैं वहाँ कई लोगों को छोड़ आया हूँ, वो कुछ कुछ करती हैं वहाँ पे, ऐसा लगता है सही हो जाते, तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ आता हूँ। वो रिक्शे वाला ना मैंने देखा ना उसको, पर लोग जो आते जाते थे उससे जो सुनता था तो वो उनको भी लेके आ गया था। तो ऐसी चीजें जो कुछ कुछ होता है करती है ना, लोग ऐसे कहते थे पता नहीं क्या है, तांत्रिक हैं,
ये तो कभी कभी मैं जब माला पहन लूं, मैं बड़ी बिंदी तो लगाती हूँ, तो लोग अपने घर में अंदर भी हो जाते थे, ऐसा भी देखा है। तो एक मेरी लाइफ लंबी जर्नी है इसमें, तो ये सब मैंने देखा। पर अब जो है वो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया इन द रिस्पेक्ट ऑफ। एक्चुअली मैं आता हूँ हिप्नोसिस पे फिर से, ये आखिर काम किस प्रकार से करता है? सबसे बड़ी चीज आती है क्योंकि कई लोग इसमें भ्रम में हैं कि तो इसे काम एक्चुअल में बोले तो ये क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है? देखिए, हमारे मन की ना कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे आजकल आप नाम सुनते होंगे अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह के कई हमारा पूरे जो 24 घंटे में हमारे मन का स्तर कई बार ऊपर नीचे, कई बार तनाव में, तो कई बार बहुत रिलैक्स होता है। वो अवस्था में ले जाना हिप्नोसिस है, एक तरीके से सरल भाषा में अगर हम कहें कि उसके अलग अलग जो थीटा लेवल है, अल्फा लेवल है, उस मेडिटेशन, जो मेडिटेशन करते हैं वो भी इस लेवल पे आते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई मान लीजिए हेल्थ के लिए आया और वो अभी उसके अंदर कुछ और चीजों का भी भय है, तो क्या हो रहा है, वो दवाई खा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है। अब वो भय उसके मन की गहराई में बैठा है, ऊपर नहीं बैठा है, वो उसको खुद ही नहीं पता मेरे अंदर भय बैठा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको हम जब अब चेतन मन में गहराई में लेके जाते हैं, मन की गहराई, अब चेतन मन मतलब मन की गहराई, उसमें लेके जाते हैं और उनको इस बात का आगाज कराते हैं कि आपका डर सब छूट गया है और आप बहुत हेल्दी फील कर रहे हो। जैसे ही वो क्लिक करता है उनको, वो हेल्दी होने लगते हैं और डर भागने लगता है, तो उनकी रिकवरी क्विक होती है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विद्या, बहुत ब्यूटीफुल है। अगर फायदे की बात करें, फायदे, सबसे बड़ा फायदा आपके हिसाब से क्या है? मीनिंग देखिए, आज की तारीख में अगर मैं कहूँ तो फायदा है, बहुत से लोग पैसों के लिए फाइनेंशियल गेन्स को चाहते हैं। बहुत ये केस बहुत ज्यादा आते हैं कि हमारे फाइनेंशियल गेन्स या प्रमोशन या नौकरी हमको कैसे पाएं। तो एक्चुअली व्यक्ति खुद ही नहीं समझ पाता कि वो किन किन दौर से गुजरा है या वो क्या क्या बोझा लेके चल रहा है। तो हिप्नोसिस से एक तो वो बोझा हल्का कर दिया जाता है, उसकी अपनी एनर्जी वाइब्रेट करने लगती है, और धीरे धीरे क्या किया जाता है कि उसके सजेशंस उसको डालते हैं कि वो अट्रैक्ट करने लगता है। यानी जो मैग्नेटिज्म उसकी बॉडी का धीरे धीरे किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए जो वो चाहता है वो खत्म हो रहा है, उस मैग्नेटिज्म को फिर से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो 4-5 सेशन, कोई एक ही सेशन, कोई 2 सेशन, इस तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है। हर का दिमाग यूनिक होता है, अलग होता है, पर वो धीरे धीरे उस तरफ चल पाता है। कितना टाइम लगेगा? देखिए, हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति जितना समझ ले उतना बेटर चल पाता है। अगर कोई कहे कि भाई मैं कल ही ऐसा, भाई अगर आपको हमें कल करोड़पति हो जाऊं, तो अभी आपको आपका माइंड क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि कल कैसे। लेकिन जब हम गोल सेट करवाते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, थोड़ा मीडियम टर्म गोल, फिर वो जैसे जैसे वो चलने लगते हैं, चीजें उनके रास्ते खुलने लगते हैं, उन्हें समझ में आता है हम गोल को प्राप्त करते और वो करते हैं। एक चीज और, इसको लेके जो मैं अगर हिप्नोसिस की बात करूं, इसको लेके कुछ लोगों में भ्रम, वो भ्रम कौन कौन से हैं, किस प्रकार के भ्रम आपको नजर आए हैं? हाँ, ऐसा कभी कभी उनको लगता है कि हम हिप्नोसिस में ले गए तो थेरेपिस्ट हमारा फायदा उठा लेगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसा यूजुअली होता नहीं है, पर जैसे मान लीजिए अगर जेंट्स हिप्नोटिस्ट है और लेडीज आई हैं, लड़कियां आई हैं, तो उनको थोड़ा सा डर लगता है हम डीप में चले गए तो ये हमारे साथ कुछ कर सकता है। ऐसा एक इंडियन उसमें होता है, ऐसा थोड़ा इनसिक्योर है, भी आए हैं ऐसे। हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग नकली कर रहे होते हैं मान लीजिए, तो वो है जो पढ़ा लिखा इस विद्या में महारत हासिल, वो डिवोटेड होगा, उसे पता है कार्मिक इफेक्ट क्या है इसका, क्योंकि वो खुद भी जानता है कि इसका बुरा होगा, तो कोई बुरा नहीं करता है। तो पर ये जो नहीं जानते या अधकचरा ज्ञान से या खुद ही पढ़ के कर लेते हैं, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो शायद गलत कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। दूसरा ये होता है कि पता नहीं हम क्या खो सकते हैं, हमको हमारे ऐसा तो नहीं है माइंड पर कोई काबिज कर ले, या ये हमें अपने तरीके से चला दें, या हमारा पैसा भी ले ले,
हमारे को किसी भी तरीके से गाइड कर ले जो इनके बस में चले, जैसे कहते हैं ना कि इसे बस में कर लिया। हाँ, तो वशीकरण कर ले, ये सब नहीं। अच्छा, अभी आपने एक चीज बोली कि जैसे वश में कर ले, अगर कोई गलत करता है तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो करने वाला है अगर कुछ गलत करेगा तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ना है, वो क्या होता है? देखिए, जो भी हम कर्म करेंगे, कोई भी XYZ, उसका वैसा ही रिटर्न उसके साथ होना है। ये इतने सारे मैंने पास्ट लाइफ इवेंट्स देखे हैं और उनके कुछ भी मैं एक बताऊंगी भी आपको। कार्मिक फील्ड बहुत बड़ी चीज है। जो भी ईमानदारी से कर रहा है उसके लिए रास्ता साफ है। अब कोई मिलावट कर रहा है तो ये मत सोचिए अपनी पीढ़ी को खराब कर दी उसने, या कोई खराब दवाई दे रहा है, उसने अपना कहीं नहीं कुछ किया, उसने तो एक जने को किया पर अपनी पीढ़ी नष्ट कर दी। वो किस पीढ़ी में आएगा? कहते हैं ना एंसेस्टर्स, ये पितृदोष क्या है? ये कहीं ना कहीं कुछ घटना घटित हो गई ना, पितरों का कहीं ना कहीं हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हम वो काटते हैं। फिर जो लिनेज है उसको कहीं ना कहीं DNA है, उसको काटना पड़ेगा। DNA में इट इज बीइंग कैरिड। तो ईमानदारी से आप आगे बढ़ रहे हो, इट्स गुड। तो ये बहुत बड़ी इफेक्ट है। आजकल अगर मैं कहूँ यानी कि भ्रष्टाचार, मैं कहूँ भ्रष्टाचार या बेईमानी हर तरीके की फैली है, क्या उस लोगों को अब अगर कहें इन चीजों का ज्ञान नहीं है, या फिर ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है कि उसके साइड इफेक्ट्स बाद में क्या पड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि इन चीजों का लोगों को ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, पर लोभ और लालच वो आंखें बंद भी कर देता है। ऐसा नहीं है कार्मिक इफेक्ट किसी को नहीं पता। ऐसा है कि अच्छा करेंगे अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे आज नहीं दिख रहा है बुरा, लेकिन ये मत सोचो कि बुरा नहीं होगा। वो देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ईश्वर ने जिस दिन पहला सोल आपका उतरा, अवतरित हुआ, तो सोल क्या हो गया? ईश्वर की परम आत्मा है। परम आत्मा तो वही है, उसके हम आत्मा है, उसने हमको उतारा। उस वक्त हम बहुत प्योर थे, है ना, हम उतर गए। उसने कहा भाई देखो घूमने भेज रहा हूँ, तुम ऐसे वैसे काम मत करना, कहना मानना मेरा, कहीं ऐसे चोरी करके मत खाना, ये सब मत करना, और फिर तुम आ जाओगे मेरे पास मोक्षा। तो ठीक है, नीचे आए, जन्म लिया, बड़ा अच्छा लगा, पृथ्वी में घूमे हैं, सेब देखा, अब लालच आ गया भाई। हम भूल गए क्या कहा गया था जब हम जन्मे थे, तो हमारे कान में ईश्वर ने क्या कहा था भूल गए, हमने वो खा लिया। अब ईश्वर कह रहा है कोई बात नहीं बच्चा, वो हमें कभी नहीं डांटता है, कभी नहीं मारता है, कभी नहीं, वो हमें कभी डांटता मारता कभी नहीं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं करता। तो कहता है देखो भाई, तुम मेरे पास अगर आओगे तो पहले तो उजले थे, मैं भी उजला हूं, तो ये छोटा सा दाग है ना, ये मेरे में जाएगा नहीं, इसको ऐसा करो अगले जन्म में इसको धो के आ जाओ। और फिर वो नहीं काम करना, दूसरा जन्म हुआ, 4 और कर लिए। तो भाई दिस इज लाइफ। अब हिप्नोसिस के इतिहास के बारे में सोचूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इसके इतिहास के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो अपने दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि उन्हें भी जानकारी हो जाए कि आखिर हिप्नोसिस का इतिहास क्या है। इतिहास तो फिर काफी सेंचुरी पहले अगर हम देखें तो ये काफी सेंचुरी पहले, ये मुझे लगता है जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने इसको 16 सदी में भी देखा है, 17 में भी देखा है ना। और आज के युग में अगर आप देखें तो न्यूटन की बहुत अच्छी एक किताब है, जिन्होंने सबसे अभी एक किताब जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, वो डॉक्टर थे और उनके ही एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गहराई में जब गई तो उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस हुए डॉक्टर न्यूटन को, तो लगा ये तो कोई और विद्या में जा रहे हैं और जो सच बोल रही है ये और ठीक होती जा रही है। तो आज के तो हमारे जो फादर जो इस युग के हैं वो तो न्यूटन है, लेकिन मिल्टन है और भी बहुत सारे हमारे बहुत ही बड़े वैज्ञानिक इस फील्ड में रहे हैं। तो एक तो नहीं है, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन ज़्यादातर नाम फॉरेनर्स के ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये भारत में नहीं है, क्योंकि अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र कहें तो वहीं से मुझे दिखता है कि हिप्नोसिस लिया गया है, क्योंकि उसमें सारे श्लोका हैं।
जो कि हमको बहुत ही आत्मसात करके अपने अवचेतन महाचेतन मन में लेके जा रहे हैं बहुत ही आराम से। मिला के रहते हैं तो ये भारत से ही बहुत पौराणिक है और भारत की तो मैं कहूंगी कि देन ही है, भारत की ही देन है। अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन लोग ऐसा एडमिट करें ना करें, लेकिन जहां तक मैंने भारत के अपने जो भी पुराण और वेद और ये जो विज्ञान भैरव तंत्र पे मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, इतनी नहीं, पूर्ण तो मैं नहीं कहूंगी, पूर्ण तो कोई भी ग्रंथ नहीं है, तो शिव स्वयं ने दिया है, ऐसा कहते हैं ना, शिव स्वयं ने ये विज्ञान भैरव तंत्र का पूरा लेखा जोखा किया है, तो हम उसमें पूर्ण तो नहीं हो सकते, लेकिन उसमें ये सब है कि आप किस तरह से अपने अवचेतन मन को और दूसरों के अवचेतन मन पे आप काम करते हैं। हीलिंग के लिए अब मैं इसमें आता हूँ, एक नॉर्मल कहा जाता है कि हीलिंग करने के लिए जो प्रभाव है, अगर सपोज करें मेरी उंगली कट गई तो क्या हीलिंग उसे खून को रोक सकती है या मेरे हाथ को सही कर सकती है, कहाँ तक ये काम कर सकती है? और देखिए, मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर खून बहुत, जो खून का टाइम रहता है कि इतने टाइम तक बंद हो पाएगा, अगर हम हीलिंग करेंगे तो शायद उससे पहले खून का रिसाव बंद हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ये तो हीलिंग पावर है जिसको हम हीलिंग कर रहे हैं कि ये रुकेगा बिल्कुल भी, मतलब वो पूरा एकदम समर्पण में आ जाएगा, उसका सबसे पहले काम। ऊर्जा से घाव बहुत जल्दी हील होते हैं, बहुत ही जल्दी। किसी का ऑपरेशन हुआ और हीलिंग मिल जाए तो उसके सारे घाव बहुत जल्दी हील होते हैं। कि नॉर्मली अगर दवाई किसी को नहीं फल रही है तो कुछ लोग हीलिंग करके, यानी कुछ अपना यानी मंत्र पढ़ के या कुछ करके दे देते हैं, वही दवाई बाद में उसे सूट करने लगती है, वही फलने लगती है। नहीं, ऐसा देखिए, बहुत सारे डॉक्टर भी विद्यार्थी हैं मेरे, बहुत सर्जन हैं, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, तो उन्होंने भी ये विद्या सीखी है और वो अपनी, उनकी ऊर्जाएं हैं और वो जो भी लिखते भी हैं तो भी लिखने में भी मेडिसिन के वो एनर्जी जा रही है और वो अपने हाथों के बीच उसको रखते हैं तो एक विशेष हीलिंग जाती है अगर वो डायरेक्ट देते हैं। और वो जब व्यक्ति खाता है तो उसके जो कहते हैं ना प्रॉस एंड कॉन्स, जो उसका बुरा इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। यानी अगर कैंसर पेशेंट्स वगैरह, जो मेरे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जुड़े हुए, बहुत जल्दी हील होते हैं। और जो मेडिसिन है, मैं कहती हूँ यू लव दीज ड्रग्स, दे आर लाइफ सेविंग, और आपके बहुत आराम से केमोथेरेपी जो कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं वो नहीं हो पाती, वो उसका बैड इफेक्ट को वो कम झेल। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा ऊर्जा पे, कि कहीं ना कहीं आपका भी बेस जो है वो ऊर्जा पे ही बेस्ड है। ऊर्जा का हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, पूरा अगर यूनिवर्स है वो एनर्जी, हम अगर अपनी ही बॉडी को एसेस करें तो जो हम देख रहे हैं वो हम नहीं है, हम इल्यूजन है। धीरे धीरे अगर हमको स्टडी किया जाए तो वो धीरे धीरे जो एटम और इस पे आएंगे तो क्या है वो रेडिएशंस हैं, फर्स्ट रेडिएशंस हैं हमारे अंदर, कुछ रेडिएशंस हैं, चक्रास हैं, एनर्जीज है ना। 7 चक्रास क्या है? वो मेन स्रोत है, वो चीज है। चक्रास क्या होते हैं? जो ब्रह्मांड से जो एनर्जी उतरती है आपके शरीर में, जैसे ना पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, है ना, वो पोर्ट्स जो होते हैं वो ये एनर्जी पोर्ट्स हैं हमारे चक्रा, 7 चक्रा। दे आर रिसीविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज ऑन डिफरेंट 7 प्लेन्स, और एक पूरा स्रोत हमारे चैनल से ऊपर से जा रहा है, वो व्हाइट लाइट पूरी, जिसमें 7 कलर होते हैं। आप देखते हो ना, बच्चों को प्रिज्म में दिखाते हैं रेडिएट करते हुए 7 कलर्स, और वो भी आप ही के पास में है, वो भी आसमान में आपको रेनबो में दिखते हैं। वो कभी कभी आप देखते हो कि धूप में भी, कणों में भी आपको कभी 7 कलर्स दिखते हैं, या जमीन पे आप चलते हो तो मिराज दिखता है कि हाँ वो 7 कलर्स हैं, या पानी में भी। ये 7 कलर्स की कहानी, हम लोग अलग नहीं है सब, चाहे वो पत्ता हो, वो तिनका हो, वो मेटल है, दे आर ऑल रेडिएटिंग ऑल दीज 7 कलर्स। अब वैसे विज्ञान भी, मेरे अंदाज में विज्ञान भी ऊर्जा को और अपने हिप्नोसिस को भी मानने लगा है जी। तो अब ये जो मानना, जब तक नहीं माना गया था तब तक क्या ये नहीं थी, क्या कुछ लोग अपने अपने क्षेत्र में, हमारे यहाँ ऋषि मुनि रहे हैं, वो स्वयं इतने महाज्ञाता थे, सब चीज उनके आत्मसात, वो they can see beyond the world, कहते हैं ना, beyond these eyes, beyond this physical materialistic world,
वो दूरदर्शिता उनकी इतनी थी, वो उनको सब दिख रहा होता था, उन्हें सब याद था। चक्रास आज के ही नहीं है, और चक्रास में है क्या, फ्रीक्वेंसी है, और ये साइंस है। अगर आपकी पर्पल कलर की है तो वो फ्रीक्वेंसी अलग है, लाल कलर वाली फ्रीक्वेंसी अलग है। अब यंत्र चाहे बना दो, लेकिन वो तो पहले ही साध लेते हैं ना, वो अपने को उसी फ्रीक्वेंसी पे ले आते, तो नाम भले ही नहीं था लेकिन चीज तो वही है ना, उसको कैसे खत्म करें। अब आप उसको साइंस कह रहे हो, तो दिस इज अ स्टडी बियॉन्ड साइंस। ये पहले ये सारी चीजें हो चुकी हैं, साइंस उनको रिसर्च कर रही है। अब तो नहीं थे ना, जब हमारे ऋषि लोग कंदराओं में बैठ के शरीर छोड़ देते थे तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं होता। अब हम कर लेते हैं सहजता से, क्योंकि जब एक कोई करता है, ये एक बता दे, एक रीत है, किसी एक ने अगर काम किया है वो दूसरा कर सकता है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने किए तो हम सहजता से कर पाते। जब ऋषि मुनियों की बात हुई, ऋषि मुनियों से कहे, इस समय कुंभ का समय चल रहा है और कुंभ में कहा जाता है बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, लेकिन नॉर्मली कई लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि एक से एक सिद्ध कहा गया कि बहुत एक से एक सिद्ध पुरुष वहां पे जब वो कुंभ में स्नान करने आते हैं, महाकुंभ में, तो उन्हें आदमी जनरली पहचान क्यों नहीं पाता है। एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हर आदमी सोचता तो है, कुंभ में 80% जो लोग गए हैं वो ये सोच के गए हैं कि वहां जाके हो सकता है मुझे कोई एक सिद्ध पुरुष मिल जाए, लेकिन नॉर्मली लोग पहचान क्यों नहीं पाते। देखिए, भौतिक शरीर में हमने अपने आप को बहुत एनक्लोज कर रखा है, बांध रखा है एक आम इंसान में। अब उसके अंदर वही सोच चल रही होती है जो रोजमर्रा की सोच को लेके चल रहा है, और वो परेशानी में जी रहा है। तो धीरे धीरे उसकी जो एहसास करने की ऊर्जा होती है वो कम हो चुकी होती है। यानी कोई एक एनर्जेटिक पर्सन भी बाहर सामने या इधर खड़ा होगा ना, तो उनको महाराज जी कह के वो प्रणाम जरूर करेगा, क्योंकि हमारे संस्कार हैं भारतीय, लेकिन उनकी ऊर्जाओं को पहचानना मुश्किल काम हो जाएगा। पर जो लोग उसी भीड़ में से कुछ थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन ये करते हैं, वो थोड़ा एनर्जीज को छू पाते हैं, यानी उनका एनर्जीज का एक्सचेंज हो पाता है, तो पता लग पाता है कि ये एक महान पुरुष है, एक महान व्यक्तित्व है। एनर्जी के मतलब वो चाहे किसी भी विधा से हो, उनके अंदर एक प्रवाह है। अब हर पंडित ऐसा है, हर धर्म में भी हर कोई उसी ऊर्जा पे कहना मुश्किल है, क्योंकि ये व्यक्तिगत भी है। लेकिन जो लोग पूजा पाठ इसी में सम्मिलित समाहित हैं पूर्ण रूप से, उनके अंदर तो एक अपार शक्ति होती है, पर वो अपने कुंभ के बाद चले जाते हैं। अब कितना लोग उनका फायदा उठा पाते हैं। कभी कभी उनको डर भी लगता है, कभी कभी बहुत से लोग डरते भी हैं कि जब साधु वेश में वो अलग तरीके से रहते हैं तो कभी कोई पब्लिक नहीं भी पहुंच पाती है। तो ये एक उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच और समझ का एक विषय है। अगर धीरे धीरे पढ़ पढ़ के लोग अपने को साधने लगेंगे, अब जो लोग हैं वो साध रहे हैं, ज्यादा लोग साध रहे हैं, पहले इतना नहीं होता था, अब अवेयरनेस ज्यादा है। अब मीडिया से बहुत छोटे छोटे बच्चों को अवेयरनेस हो रही है, तो अगर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो करते हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी जो है शिष्य हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको पूछूं, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपसे अधिक ऊर्जावान या एनर्जेटिक पर्सन जिसके अंदर कुछ हो, कभी कोई ऐसा मिला है आपको? नहीं, ऐसा मैंने कोई चैलेंज सोचती नहीं हूँ। मैं हर जो भी ज्ञाता है उसको मन से प्रणाम करती हूँ, आत्मसात करती हूँ। मैं कभी कोई किसी से कंपेयर आज तक मैं सच बताऊँ ना किया है और ना करूँ। वेव्स नजर आई कि हाँ उसके पास से बहुत ज्यादा पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं, आप उसको यानी कि वो वेव से आदमी अट्रैक्ट होता है कहीं ना कहीं। मैं अभी ऐसा मुझे एक बार पंडित आचार्य श्री राम के साथ मैं जब साधना में शुरू में थी तो बहुत सिंपल हुआ करता था वो आश्रम। अब तो बहुत ज़्यादा बड़ा आश्रम है, पहले बहुत छोटा सा आश्रम था, और ऐसे ही बैठ के हम लोग साथ में गुरुजी के साथ में भोजन कर रहे थे। और मुझे पता है कि मैं उनके बगल में बैठ के खिचड़ी खा रही थी और उनका एक हाथ मेरे बड़े आराम से, जैसे होता ना प्यार से, उन्होंने ऐसे रखा था। वो वेव तब तो मुझे महसूस नहीं हुई थी,
लेकिन आज जब मैं ध्यान पे जाती हूँ मुझे वो हाथ, वो ऊर्जा महसूस होती है। और वो मुझे अब लगता है कि वो जो हाथ रखा था वो उसी ने मेरी लाइफ को परिवर्तित कर दिया। कहते हैं ना, गुरु का एक टच उसके लाइफ को बिल्कुल बदल देता है, एक टच। तो वो मेरे साथ हुआ। ऊर्जा अगर मैं बात करूं कि आज सपोज करिए आपने मेरे सिर पे हाथ रखा, इसका प्रभाव कब तक रहेगा? ऊर्जा जो है कहीं आपकी एक एनर्जी जो है मेरे अंदर कितने समय तक रहेगी और कब तक प्रभाव डालेगी? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को हम एनर्जी दें या हाथ रखें, जब तक वो बहुत अच्छा फील कर रहा है उसके साथ हमेशा रहती है। एनर्जी नेवर डाइज, एनर्जी नेवर डाइज। पर हम परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पॉजिटिव से नेगेटिव कब होती है? जब उसकी सोच फिर से धीरे धीरे धूमिल होती है तो वो चेंज हो जाता है ना सर। क्योंकि कोई भी एनर्जी अगर लूज करेगी, कोई भी एटम अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो वो भारी होता चला जाएगा, देन इट चेंजेस। पर अगर किसी को एक बार भी छुआ है और वो उस मार्ग पे सतत चल पड़ा है तो फिर वो फतेह कर लेगा। दोनों ही बातें। अब एक चीज आती है कि अपने अनुभव के ऊपर मैं कहूँ कि जो आपने अभी तक, जो आपकी 30 साल की 33 साल की जर्नी जो हो गई है, तो कई ऐसे अनुभव रहे होंगे जो आप शेयर करना चाहेंगी, कुछ खास चीजें? मैं अनुभव तो कहूँगी बहुत सारे हैं, अलग अलग फील्ड के बहुत सारे अनुभव हैं और सारे सार्थक और सिद्ध हुए हैं। अभी जो रिसेंट वाले कुछ बताऊं क्योंकि वो ज़्यादा यादों में ताज़ा रहते हैं कि अभी एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आई थी और महज 8 ही दिन हुए हैं उसको। तो 2 साल से वाइफ और हस्बैंड अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे और उन्होंने फिर मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। वो बाहर के रहने वाले हैं, वो फैमिली अमेरिका की है। तो अभी जब 7 दिन ही उनके मैंने अच्छे से समझाया, थोड़ा काउंसलिंग करी, फिर हीलिंग करी, रेकी हीलिंग भी करी और हिप्नोसिस हीलिंग, डीप हीलिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी करी और दोनों को साथ बैठा के भी एक सामूहिक हीलिंग भी करी। इसके रिजल्ट इतने ब्यूटीफुल आए कि वो दोनों आज साथ में हैं। और इतना ही नहीं, हैंड टू हैंड ऐसे साथ में हो गए विद इन 7 days। कुड यू इमेजिन कि जैसे कोई एक लड़का एक लड़की पहली बार मिलते हैं ना, इस तरह से साथ हुए, जो कि बिल्कुल एक असंभव सा लगता है। जिनके 3 बड़े बच्चे हो गए हों और वो अलग हो गए हों किसी भी विचारधारा से, किसी भी सिचुएशन से, ट्रस्ट इशू आ गए हों, उनके इतने कम टाइम में 2 साल की उनकी खराब जर्नी के बाद इतनी जल्दी ठीक हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज और, अभी मैंने एक सुना था कि आप ये तो इंसानों के लिए तो आप करते हैं, जानवरों के लिए भी आप कुछ ना कुछ हीलिंग करते हो। वो भी चीज एक अनुभव था, वो मैं और चाहूंगा कि वो भी आप थोड़ा सा शेयर करें। मैं सभी जानवरों के लिए हीलिंग कर चुकी हूँ। जैसे पंजाब के कई तबेले हैं गाय के, है ना, बहुत बड़ी बड़ी डेयरी फार्म्स होते हैं। तो कभी कभी उनसे बहुत जुड़ी हूँ मैं। तो कभी कभी उनके फार्म में कभी कोई गाय बीमार हो गई या खड़ी नहीं हो पा रही है या दूध नहीं दे रही है, दूध कम हो गया डेयरी फार्म का, तो वो मुझे फ़ोन करते हैं। तो मैं यहाँ से उस पूरे तबेले की हीलिंग करती हूँ और फिर उनकी चीज़ें सही हो जाती हैं, गाय भैंसें सब सही हो जाती हैं। इसके अलावा मैंने चिड़िया, गिलहरी, कुत्ते और बिल्लियाँ, इन सब की बहुत हीलिंग करी है। तो उनकी जो अभी एक डॉग आया था, बहुत छोटा सा पपी, बहुत ही छोटा सा, उसके एक गांठ हो गई थी, वो एक ही दिन की हीलिंग में खत्म हो गई। मेरी कैट है, उसके कहीं पीछे कट लग गया था तो उसके खून बहता था, तो मैंने सिर्फ हीलिंग कर की उसकी 2 या 3 दिन में वो भी खत्म हो गया ब्लीडिंग उसको। जबकि डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उसके बाद
हीलिंग से ही सही हो गए। और एनिमल इतने लविंग होते हैं इस हीलिंग की, उनको स्वतः ही पता होता है। अब तो वो कैट सही भी हो गई, लेकिन सबसे पहले आ जाएंगी और फिर अपने आप उस पोर्शन पे ले आएंगी कि आप हीलिंग करो, यहाँ अपने आप वैसे ही बैठेंगी। तो बड़ा अमेजिंग है ये। मैम जैसे हिप्नोसिस में कहा जाता है कि पहले आपको समर्पित करना होता है। जैसे सपोज करिए मैं अपने अगर हीलिंग कराने के लिए आया हूँ, तो मुझे अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा पहले आपके लिए, कि आप ऊपर फेस दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर मैं जानवरों की बात करूँ, जानवरों में तो ये चीज हम फीलिंग डाल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो कैसे हीलिंग हो जाती है उसकी? एक्चुअली जानवर उन रेज को, रेडिएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। आपने सुना होगा ना कि अगर कोई भी ऐसा जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह आता है तो जानवर सबसे पहले उनको समझ में आता है और वो छोड़ देते हैं जगह। ऐसे ही वो शुभ और अशुभ जो ऊर्जाएं हैं, जैसे किसी व्यक्ति पे बहुत भौंकेंगे मान लीजिए, और किसी के साथ में एकदम से वो पैली हो जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वो ऊर्जाओं को पहचानते हैं। तो वो जैसे ही आप, मेरे साथ तो ये है कि कोई भी जानवर हो, मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने बंदरों को भी बहुत करी है, कभी ना खरोचा ना कुछ करेंगे, उनको पता है। तो मैं भी निडर रहती हूँ, वो भी मुझसे निडर रहते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये प्रकृति ने ऐसा किया, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं पॉजिटिव एनर्जी। आपको अपने 30 साल के 33 साल के अनुभव में एक दो ऐसे और केसेस कुछ ऐसे बताइए जो कि बिल्कुल अलग हटके आपके उसमें आए और फिर आपके लिए चैलेंज टाइप का भी था और उसे आपने किया वो। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को बता ना पाए और उनकी हीलिंग करनी पड़ जाए अचानक, और ऐसा अक्सर ऐसा होता है जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। तो जब व्यक्ति हमारे पास आता है, उसको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो किसी के साथ भी आया हो मान लीजिए, तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति खुद की हीलिंग करवाने आया है, वो अपनी बात कह रहा है और साथ में उसके कोई भी आया है, कजन आया हो चाहे दोस्त आया हो, उसे कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में आ गया। तो मुझे जो लेने आया है, जिसने टाइम बुक किया है, अब उसको तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मैं उसको उस अवस्था में तो छोड़ नहीं सकती। अब उसे कुछ भी नहीं पता, तो उस अवस्था में भी मैं उनको फिर हील करके लेके आती हूँ, वो स्पिरिट रिलीज करती हूँ। तो बाद में उनको समझ में आता है, अच्छा पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा था। बहुत सारी बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके रिलीज में। तो ये नॉर्मल यानी कि इस तरीके की एक्टिविटीज भी होती हैं, आप इन्हें मानते हैं? मैं पहले बिल्कुल नहीं मानती, मैं भी साइंस की स्टूडेंट थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। लेकिन हर कॉज के पीछे, अब बहुत बड़ी बड़ी भयंकर डिजीजेस के पीछे, अब मैं इनको मानती हूँ, क्योंकि इनकी भी यही दुनिया है स्पिरिट की। कोई व्यक्ति मरता है तो उसका सोल रिलीज होता है। अब वो कितना हैवी है सोल पे डिपेंड करता है कि वो पृथ्वी से रिलीज हुआ, तो हर कोई ईश्वर शक्ति में तुरंत रिलीज नहीं हो पाता है। अब वो एक ऊर्जा की बॉल है, जिनकी अपनी ऊर्जा लूज हो चुकी है, तो वो किसी भी सामान्य व्यक्ति की ऊर्जा में अटक जाते हैं, और फिर वो उस व्यक्ति के कभी ना कभी 24 घंटे में, एक कहते हैं ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कभी लाल आंख हो जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, फिर वो नॉर्मल होता है तो उसको याद ही नहीं होता है कि मैंने ऐसा किया। तो ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन जो जिसके साथ होता है वो अनुभव करता है। मेरे पास एक केस था, कर्नल थी एक जनाब और उनकी वाइफ। तो उनकी वाइफ पे कभी रहा होगा ऐसा, कर्नल बताते हैं, वो इसको बिलीव नहीं करते थे, और वो लोग सरदार हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बिलीव करते थे। उनकी बेटी किसी तरह से मेरे पास किसी कारण से आई थी, हीलिंग की मैं उनकी कर रही थी, और वो बहुत बड़े ऑफिसर अपने आर्मी में हैं। तो वो अपनी मम्मी को लेके आई। अब मैं उनसे बात करते करते उनकी मदर टहलने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए, आपको अभी नहीं देखूंगी, आपकी मम्मी पे कुछ उभर रहा है। और फिर जब तक मैं उनको बैठाती, एक सिस्टम करती, वो एकदम से चीखने लग गई कि जानते हो, मैं एक हिस्टोरिकल इवेंट उन्होंने बताया कि मैं उनकी पीर हूँ। एक हिस्टोरिकल इवेंट उन्होंने बताया कि मैं उनके पीर हूँ। तो पीर जो थे, फिर
इसने ऐसा ऐसा किया, इसकी शादी में ऐसा था। उन्होंने सारी बातें मुझको बताई। मैंने उनसे बात करी कि आप इनके ऊपर कब से हैं, क्या है। अभी उनको कुछ भी नहीं पता था। फिर किसी तरह से उनको कन्विंस किया गया, उसको रिलीज किया गया। तरीका है, वो भी एक स्टडी है, तरीका है। हम मार झोड़ के ऐसे छोला छाप जैसे कहते हैं ना, वो नहीं करते। कायदे से उनको रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के बाद जब होश में आई तो कर्नल साहब तो दूर बैठे हुए थे और वो इतना थैंकफुल हुए, बोले वंस इन अ वाइल। एक बार मैं पोस्टेड था मथुरा में, तो वहां के पंडित के पास जब हम लोग गए थे तो ये बोली थी, पर रिलीज नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सेम बात बोली। हाँ, और यहाँ पे रिलीज हुई। तो उसके बाद जब वो आई तो मैंने पूछा आपकी शादी में क्या क्या वाक्य हुआ था। बोले हम पाकिस्तान से आए थे तो हमें अलॉट हुए थे कुछ मकान और उसमें एक प्लेटफॉर्म था। तो वहां पे जब बारात का खाना बन रहा होगा तो ऑब्वियसली नॉनवेज भी बना होगा। तो वहां पे वो कुछ कटिंग हुई थी उस प्लेटफॉर्म पे, वो इन पीर का था। और उस टाइम से बोली हमारी शादी में साथ रहते हुए भी हमारे लिए बहुत दिक्कत है। और इतने साल के बाद वो फिर आजाद हुए। तो ये बहुत बहुत हो जाता है इस तरह की चीजें कि कोई आया है मुझसे मिलने, मुझे किसी पे काम करना पड़ रहा है। इतने केसेस हो चुके हैं कि अब मैं कहूँ कि नहीं मानती तो ये गुनाह हो जाएगा। अभी अब आपने की और ये तरीके की आपने बात करी है, तो हिप्नोसिस में एक चीज और कही जाती है कि आपको पूर्व जन्मों का भी में भी ले जाया जाता है, पास्ट लाइफ जिसे बोलते हैं। क्या ये होता है क्या? जी बिल्कुल। मेरे यहाँ कई केसेस ऐसे हैं जिनका पेपर्स में उस समय के वाक्य उन्होंने ढूंढे हैं जिस समय उनकी डेथ हुई थी। तो एक बच्ची है, वो अभी टीचर है। मैं ग्रुप पास्ट लाइफ करा रही थी, उसमें उसका अनुभव था। और वो उस मसैकर में मारी गई जो साउथ इंडिया में घटित हुआ था 1925 की बात। उस वक्त एक मसैकर हुआ था वहां पे और उसमें 35 लोग मारे गए थे। वो पेपर में था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई, क्या हुई, वो लैंग्वेज भी नहीं समझ पा रही थी। उसने उसके बाद रिसर्च करी क्योंकि उसको वो ईयर आ गया। तो हम पूर्व जन्मों का भी इससे मालूम कर लेते हैं कि पूर्व जन्म में क्या रहा, क्या मतलब बहुत कुछ मालूम हो जाता है। और एक चीज मैं बताऊं कार्मिक के हिसाब से कि एक व्यक्ति हमारे पास आए, वो डॉक्टर थे, वो तरक्की नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरीके से। तो उनका जब पास्ट लाइफ हमने देखा तो पाया कि उन्होंने अपने लाइफ में किसी से कर्जा लिया था, ठीक है, और वो पूरा नहीं किया। और वो व्यक्ति भी उन्हें आसपास जब उनको उन पे फोकस कराया जाता है ना उस इवेंट का, तो उनको वो व्यक्ति दिखा कि उसका ये रूप है और ये भी मेरी विसिनिटी में होंगे, आस ही पास कहीं ना कहीं, भले ही वो रिश्तेदार ना हो, है ना। तो वो उनका है। और फिर मैंने पूछा कि आज की तारीख में वो कर्जा कितना हो गया है, अगर हमें आज रुपए में देना है। वो तब था जब वो अलग सिक्के चलते थे, उस एरा की बात है। तो उन्होंने बताया कि 1.25 लाख कन्वर्ट करके करेंसी। तो मैंने जब वो बाहर लेके आई पास्ट लाइफ से, तो मैंने कहा आपका कारण ये है। तब उनकी मारुति 800 थी। तो बोली मैं इसको करता हूँ, ये तो बहुत पैसा, अभी तो मुझे ही दिक्कत आ रही है। पर उनको ये समझ में आ गया मुझे ये कर्जा उतारना है। उन्होंने फिर मुझे बताया ऐसा वाला आदमी एक मैंने पंडित देखा है किसी की मतलब मंदिर में, वो मेरे ही घर के कहीं आसपास है। तो मैंने कहा कैसे दोगे, उसको बता के भी नहीं देना है, तो मंदिर के बहाने या कुछ दक्षिणा के बहाने आप उसको दीजिए। और ये समय मतलब बता रही हूँ मैं 20 साल पहले की बात। तो आप सोच लीजिए अगर 1.25 लाख मतलब हुए हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट था। ठीक है, वो भी चले गए। कोई मालूमात नहीं थी मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फीडबैक ना उन्होंने दी, फोन भी इतने नहीं होते थे। फिर वो 8 महीने बाद एक बड़ी गाड़ी के साथ आए। तो मैं बहुत खुशी, बोले माँ हमने गाड़ी ले ली। हमने कहा तो बहुत ही प्रसन्नता की बात हुई। मेरे मन में भी प्रश्न थे, पर उन्होंने फिर बताया
कि जैसे आपने कहा था ना, जैसे जहन में जो आया था वो चीजें कि 1.25 लाख मैंने ठान ली थी मुझे कुछ करना है, तो मैं जिस गाड़ी से आया था मैंने उस गाड़ी को बेचा, कुछ जमा और किया, और मैंने 1.25 लाख कैसे भी उस पंडित को दिया। देने के बाद जो मेरी तरक्की हुई है, मैंने ये गाड़ी 8 महीने में इतना परिवर्तन आ जाता, इतना परिवर्तन कार्मिक को, क्योंकि ये लाइफ हमारी सॉल्व करने के लिए मिली। हम मतलब ये जो है ना कॉज कर चुके और ये इफेक्ट है। अब आप कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करोगे? ये चीज हमें तभी मालूम पड़ सकती है जब हम पास्ट में जाएं। पास्ट में जाएं, कभी कभी किसी के जो ध्यान में भी जाते हैं उनके अंदर भी ये वाली चीज आ जाती है, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी रिकरेंट ड्रीम्स आती हैं, तब भी समझना चाहिए। बात यहाँ पे ये है कि व्यक्ति समझेगा या नहीं समझेगा। जो समझ जाते हैं वो उसको पूर्ण कर ले। समझने का तरीका क्या है, वो तरीके थोड़ा सा बताइए। देखिए, अपनी बुद्धि हर की अलग होती है। हम सब पे रीच कर पाए अच्छी बात है, और भी लोग रीच कर पाए इसी मेंटालिटी की अच्छी बात है, पर ज्ञान लेना और उसको एक्सेप्ट करना, ये दोनों उस व्यक्ति की खासियत होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस में कि हाँ ऐसा हुआ हो सकता है, मैंने ऐसा किया हो सकता है। हर कोई तो यही कहता है ना, मैं ठीक तुम गलत, तो इससे नहीं चल पाती ये धारणा। चलिए अब मैं एक फिर से अपने अलग उस पे टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये जो अभी तक का आपका अनुभव रहा, इस अनुभव में आपके पास सबसे अधिक क्वेश्चन, यानी सबसे अधिक यानी एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले कौन से रहे हैं? देखिए, एक तो बीमारी की, और उससे भी अधिक आज के टाइम में। पहले बीमारी के ज्यादा हुआ करते थे, अब थोड़ा परिवर्तन आया है। मनी के ऊपर, फाइनेंसेस को इंक्रीज करने के ऊपर ज्यादा लोग आते हैं। और इसमें अगर जो मैं कहूँगा कि कोई ऐसे 2-4 उपाय बता सकते हैं कि आपकी, जिससे लोग अपने घर पे बैठ के जो आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, किसी तरीके से अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ टिप्स आप? देखिए, सबके लिए सहजता से है। मैं तो अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो जहाँ पे लाइव होती हूँ, मैं ऐसे बोलती रहती हूँ कि सबका भला हो। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। बहुत अपार अबंडेंस में बैठे हैं हम, पहले ये समझना चाहिए। देखिए, एक पृथ्वी है, क्या आपने पूरा खोज लिया? क्या पूरे आपने हीरे निकाल लिए? क्या पूरे? तो ईश्वर कहता है मैंने तो तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने कोशिश ही नहीं की। तो वो कोशिश कैसे करे? तो सिंपल तो कर लो, अपने माइंड को नेगेटिव मत करो। पहली बात, हम बार बार एक नेगेटिव थॉट के पीछे ऐसे लग जाते हैं कि वो हमें बना देता है वैसा नेगेटिव, हम वही बन जाते हैं। अब हम हार रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमने अपने से ही कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नहीं है, यही कहा ना। आप हर दिन निरंतर, तो अपनी एनर्जीज को आपने गाइड किया। क्या गाइड किया? नहीं है पे गाइड कर दिया, ऊपर मैसेज गया इसको नहीं चाहिए, ये नहीं बोल रहा है, वो तो यस है। वो जो आपको नहीं है उसको वो यस लग रहा है कि ये चाहिए आपको, नहीं होता चला जा रहा है। अब एकदम अक्ल आई कि भाई हमें चाहिए तो है ही। जिस दिन ये आई मुझे चाहिए, उसके साथ में ईश्वर कहता अच्छा इसको चाहिए पर थोड़ा सा तो मेहनत करे। तो ये कहना है उस दिन भूल जाओ कि नहीं था, अब से पहले भूल जाओ कि नहीं था। ये क्या कोशिश कर लेंगे? ये कठिन रास्ता है ना, क्योंकि हम अपने विचारों को, पुराने वालों को आज भी जिंदा रखते हैं, उनको बिल्कुल डेड कर दो। मतलब जैसे नया खाना खाया ना आज, पुराना तो नहीं खाया। नए आपने धुले हुए कपड़े पहने, आज स्नान किया, सब कुछ नया किया। आज सूर्य भी अपने नए रोशनी में था। आज आपकी सांसें हैं, आप जीवित हो, आप बिल्कुल आनंदित हो। पिछले से क्या मतलब, कल तक से क्या मतलब, बीत गया ना, उसका कोई है? तो फिर विचारों को क्यों नहीं छोड़ा? तो विचारों को वैसे छोड़ दो और आज से क्या कहना शुरू कर दो, हर चीज बहुत इजीली उपलब्ध है। ऊपर वाले की कृपा से हर चीज बहुत इजीली हो रही है, होगी, मिलेगा मुझे। इतनी सरलता से
जितना मैं बता रही हूँ इतनी सरलता पे कोई आ नहीं पाता। ये मंत्र है, आप मत जपो और कोई मंत्र, ये जप लो भाई, ये मेरा मंत्र है। जिसको जाप कहते हैं वो ये है। मुझे जो चाहिए साधना है, सिद्ध करना है, अनुष्ठान है ये। नहीं से आप कहीं ना कहीं अगर वो जो रामायण में कहा गया है हुई है भाई, वो कि हुई है जाकी भावना जैसी, बस भावना को शुद्ध रखो, वो भावना वो पहचान ली, यूनिवर्स पहचान ली, होगा वही आप और यूनिवर्स का तालमेल। एनीथिंग, वो कोई भी पद्धति हो, वो मंत्र हो, आपकी शक्तियां ध्वनि के अनुसार वो तीव्र कर रही हैं और आप उसी में बोलते हो, तभी आप उसमें आपकी चीजें सिद्ध होती है। कोई भी चीज हो ऐसे ही चलेगी, ये यूनिवर्स का पैटर्न ही ऐसा है, ऐसे ही चलेगा। एक चीज आपने तो धन के लिए आपने बताया, एक दूसरी समस्या आजकल चल रही है आपस में रिलेशन खराब होना। बहुत कि घरों में भाई भाई नहीं बनती है, यानी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है वो खत्म होती जा रही है। लोगों में अकेलेपन की भावना वो आ गई है कि आदमी अकेला और बाद में फिर महसूस करता है कि वो बस अकेला हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसका उपाय क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे गाइड करती हूँ कि जब घर एक इलाका होता है ना, उसको हम मंदिर नहीं मानते, सिर्फ उसके अंदर छोटा सा जो मंदिर होता है उसको मंदिर मानते हैं। हर कोई अगर घर को मंदिर माने ना, सेवा के भाव से उसमें रहे, एक दूसरे को मदद करता रहे, ईगो में ना रहे। हम मंदिर में जैसे एक पुजारी होता है, मंदिर को झाड़ू भी लगाता है, तो क्या वो स्वीपर होंगे? मतलब आप सोच रहे हेल्पर हो गए? नहीं, वो पुजारी रहेंगे। पर वहां पे वो ये नहीं सोचते मुझे झाड़ू लगानी है, मैं पोछा कर रहा हूं। वहां पे वो समर्पित है। फिर वो सबको तैयार करते, नहलाते हैं, कपड़े पहनाएंगे, उसके बाद वो बैठ के पूजा करते हैं। क्या शक्तियां खत्म हो गई? तो आपका अस्तित्व वही है, पर बाहर है ना। आप काम कर रहे हो, आप अपने दिखाओ। घर में क्यों दिखाना? घर में प्यार, वो अनकंडीशनल लव, आते ही आप अपने भाइयों को हक करिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आओ बैठ के बात करें, आओ चलो सुलझाएं। इन पे अगर आ जाए इतनी सरलता से, सहजता से, चीजें सही हो जाए। ऐसे हस्बैंड वाइफ में मैं बड़ा कि तू बड़ा, मेरा कहना मान तू मान, मेरी तरह तुम बदलो, ये बदलाव क्यों? हर कोई जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, प्यार करो, सही होंगे। पर वहां पे ना तो आपकी एजुकेशन काम आनी है, वहां पे आपका प्रेम, घर में मंदिर में आपका प्रेम और श्रद्धा चाहिए। मेरा घर स्वर्ग बने, अगर हर कोई मेंबर सोच ले तो ऐसा ट्राई करेगा कि नहीं करेगा? तो लड़ाई नहीं होगी। घर ही में ईगो दिखाते हैं, बाहर अच्छा दिखाते हैं, बाहर स्माइल करते हैं। मैं कहती हूँ बाहर लड़ाओ भाई, घर में आओ, स्माइल करो, आते ही स्माइल करिए। आपके घर में लेडीज है, पूरे दिन काम कर रही है, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको धन्यवाद दीजिए। क्या होगा? बढ़िया से चाय पिलाएंगी ना आपको। घर में अगर मुस्कुराते हुए जाएं तो पूरा घर तो भाई कितनी अच्छी चाय बनाए, कितना अप्रिशिएट करिए। हम ये सब काम छोटे छोटे नहीं करते हैं और इनसे बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, बड़े बड़े डिफरेंस। अब मैं आपको कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहा हूँ। तो जो हमारा टाइटल है, यह हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब मैं इसे आपके ज्योतिष के संदर्भ में बात करूं या फिर मैं आपका हिप्नोसिस के बारे में बात करूं, जो हम पहले थे और आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखिए, आज ज्योतिष के अनुसार तो चेंजेस बहुत आ रहे और ये बताया भी जाता है कि कठिन पीरियड आ रहा है। लेकिन अगर हम सजग और सहज रहते हैं तो उस कठिन पीरियड को भी आराम से निकाल लेंगे। ज्योतिष अनुसार है, जो भी ग्रह नक्षत्र हमारे पृथ्वी, हमारे देश और हमारे हमको पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन विद्याएं ये बड़ी हैं क्योंकि प्रचार और प्रसार बढ़ा है, इजी एक्सेस हुई है, लर्निंग क्यूरोसिटी स्पिरिचुअल लाइन के लिए बढ़ी है और यहाँ तक बढ़ गई कि अब स्पिरिचुअलिटी कितनी रह गई ये तो मैं नहीं कहूंगी, पर ये इंडस्ट्री बन गई। तो बड़ी इस हिसाब से भी है, जो यंग ब्रीड आ रही है वो इसमें बहुत पैसा भी बनाना चाहती है, सही भी है, वो बनाएं, खुश रहें, लेकिन इसकी आत्मा के साथ जरूर, मैं इतना कहूँ। तो आत्मा में क्या अब आत्मा समाप्त, हमारे जो आत्मा है उस आत्मा को समाप्त कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अनुभव तो एक लाइफ का एक अनुभव
हो सकता है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं ये कहूंगी, बहुत जल्दी सीख रहे, ऐसा भी कहूंगी। लेकिन एक अनुभव जो चीजें हैं ना, जितने लोगों के साथ आप काम करते हो, उससे जो चीजें आप सीखते हो इस विद्या को, वो तो अभी सीखनी बाकी है। मैं इसमें धन के परिप्रेक्ष्य में या लालच के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, क्योंकि अधिकांश लोग, अभी आपने बताया कि ये जो जितने भी ये ज्योतिष और ये सब चीजें जो है वो प्रोफेशन बन गया है, एक व्यवसाय टाइप का बन गया है, और उसकी वजह से वो ज्यादा पाने के चक्कर में, ज्यादा लालच के इसके दो रूप हैं। अगर वो व्यवसाय बनाए हैं, बहुत अच्छे से इनकम कर रहे हैं, करोड़ों की इनकम कर रहे हैं, गुड, कम से कम वो प्लेटफॉर्म दूसरों को दे रहे हैं और उनका भला हो रहा है, इट्स फाइन। कुछ लोग बहुत कुछ शिद्दत से आगे बढ़ के स्वयं के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत से लोगों को बाय टच, बाय फील सब कराना चाह रहे हैं पर्सनली, वो भी बहुत अच्छा। मैं बुरा किसी चीज को नहीं कहूंगी आज के टाइम में। एक अच्छी बात यह है कि ग्रोथ तो हुई है, और ये आने वाले टाइम में मैं ऐसा प्रेडिक्ट करती हूँ कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री। अब इसको गुड एंड बैड ये मैं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू जज, मैं कभी भी कोई चीज जज नहीं करती, तो इसको इसी तरह से समझिए। अब लास्ट क्वेश्चन में अपने इसका, ये हमारा जो पूरा टॉपिक है, ये हम कहाँ जा रहे हैं, बात दिल की। अब मैं आपके बात दिल की अगर मैं जानना चाहूंगा, तो आप अपने दिल की बात, अपने जो आपका प्रोफेशन है, जो आप कार्य करती हैं, आप गुरु माता हैं, तो गुरु माता के रूप में आप अपने दिल की बात आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो दिल से जो पहला सेंटेंस तो बाहर निकलता है कि सबका कल्याण कर, सबका कल्याण हो, और ईश्वर मुझे निर्देशित करे कि मेरा आज का दिन किस सेवा में। मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ हृदय से कि सबका भला हो। मैं इस फील्ड में बहुत ही शिद्दत से बहुत कुछ छोड़ के इसमें आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है, ये मेरे लिए साधना है। मैंने इसको साधना की तरह लिया है, और इसमें साधना करती भी हूँ, बहुत साधना करती भी हूँ। और ये पावर्स अपने लिए नहीं होती, जितने लोग जुड़े, जितनों का भला हो, ये मैं कहूँगी। और मुझे, मेरी आत्मा तो यही है, मेरी आत्मा और कोई नहीं। मैंने संन्यास लिया है, बाकायदा संन्यास लिया है, पढ़ाने के लिए संन्यास लिया है। आज मैं सन्यासी जीवन में हूँ, यानी कि संन्यास क्या है, जो शुभ हो और जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया है। तो मैंने हीलिंग के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, अपना समय, सब कुछ इसी को दिया है। ये मेरी आत्मा है, मेरा लाइफ पर्पस है। तो आई एम हैप्पी कि उसने मुझे चुना है, मैंने कुछ नहीं किया, उसने मुझे चुना है, और मैं बहुत शिद्दत से ये करती रहूँ, उसकी कृपा मुझ पे बनी रहे। और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरभि शर्मा जी को, आपने उनके विचारों को जाना। अगर आप इनसे कितना सहमत हैं, और अगर आपको और भी कोई सुझाव है, आपके दिमाग में और भी कोई प्रश्न है, तो आप हमें बताइए, और हो सका तो हम इनसे फिर से एक मुलाकात करेंगे कुछ नए विषयों पे।